जाएंगी 3 प्रकार की। कौन कौन सी ऋतु? सबसे पहली ऋतु है वर्षा ऋतु, जिसका काल मिलेगा आपको 16 जून से 15 अक्टूबर। अभी देखिए वर्षा ऋतु जो है थोड़ा मोड़ा डिले भी हो जाता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज हमारा जो वर्षा ऋतु मानते हैं छत्तीसगढ़ में वर्षा का आगमन कब से हो जाता है? 16 जून से हो जाता है। 16 जून से कब तक चलेगा ये? 15 अक्टूबर तक, ठीक है। और 15 अक्टूबर के बाद आता है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से याद रखिएगा 15 फरवरी तक। 16 अक्टूबर से कब तक? 15 फरवरी तक। ये जो काल है ये हमारे छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का काल माना जाता है। कौन सा ऋतु? शीत ऋतु, मतलब ठंडी का मौसम, ठीक। 15 फरवरी के बाद आता है 16 फरवरी। 16 फरवरी से लेकर याद रखिएगा 15 जून, ये हमारे छत्तीसगढ़ में माना जाता है कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कितने ऋतुएं पाई जाएंगी? 3 ऋतु। कौन कौन सा? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु का काल कब से कब तक है? 16 जून से 15 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक क्या मिलेगा? शीतकाल, ठीक है, शीत ऋतु। और उसके बाद 16 फरवरी से 15 जून तक मिलेगा आपको ग्रीष्म ऋतु। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रेनी सीजन या फिर वर्षा ऋतु से। जो वर्षा ऋतु है ये हमारा बेसिकली छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी 2 शाखाएं हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखा। कौन कौन सी? एक है बंगाल की खाड़ी शाखा, एक अरब सागर शाखा। एक कौन सी शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा या बे ऑफ बंगाल शाखा, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है जो। और दूसरी होती है अरब सागर शाखा, अरेबियन सी, ठीक है। 2 शाखा देखिए कौन कौन सी? बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। अब देखिए भारत में इन दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा इन दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों बोलते हैं उसका कारण हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। फेरल का नियम देखे थे। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और वो नियम के तहत हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है, ठीक है, ये व्यापारिक पवनें होती हैं जो अपने साथ क्या लाती हैं? आर्द्रता लाती हैं, ह्यूमिडिटी लाती हैं, और वो ऊपर जाकर क्या बनती हैं? क्लाउड बनती है, बादल बनती हैं, और वो बादल क्या करते हैं? भारत भर में वर्षा कराते हैं। अब ये जो 2 ब्रांचेस हैं इन दोनों ब्रांचों में आपको जो 90% वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में वो किस ब्रांच से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से 90% जो हमारे छत्तीसगढ़ में पानी गिरेगा किस ब्रांच से गिरेगा? बे ऑफ बंगाल। और जो 10% बचा हुआ है वो किससे गिरेगा? अरब सागर से। वर्षा ऋतु में जो वर्षा होगी उसकी बात हो रही है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं हमारा छत्तीसगढ़ में अगर मान के चलते हैं कि 100% बारिश हो रहा है, कितना परसेंट? या बोल सकते हैं कि 100 लीटर पानी गिर रहा है। कितना लीटर? 100 लीटर। उसमें से आपका 90 लीटर जो पानी है ये आपका बारिश के मौसम में ही गिर जाएगा। मतलब कब से कब तक? 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर के बीच ही। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में साल भर में 100 लीटर पानी गिरता है, कितना गिरता है? तो 90 लीटर किस महीने में गिरेगा? ये 4 महीने में, 16 जून से लेकर कब तक? 15 अक्टूबर तक। इन 4 महीनों में 90 लीटर पानी गिर जाएगा। बाकी 10 लीटर पानी कब गिरेगा? तो बाकी 10 लीटर बाकी के 8 महीनों में गिरेगा। क्लियर है क्या? परसेंट वाइज देखें तो 90% जो है ये कब गिरता है? वर्षा ऋतु के मौसम में गिरता है, ठीक है। चलिए देखिए हमारा जो वर्षा ऋतु का सामान्य काल है वो कब से कब तक है? 16 जून से 15 अक्टूबर तक है, ठीक है। और यहाँ जो वर्षा होगी 2 शाखा से होगी, एक अरब सागर शाखा और दूसरी कौन सी शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा। क्लियर है? हालांकि मानसून जो है सामान्यतः 10 जून से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, और कभी कभी जैसे इस साल है वो मानसून का प्रवेश थोड़ा डिले चल रहा है, ठीक है। इसके लिए आपका भूगोल में एक टर्म है अल नीनो और ला नीनो। क्या क्या? अल नीनो और ला नीनो, ठीक है। अल नीनो और ला नीनो में इस साल कौन सा है? अल नीनो है, अर्थात हमारा मानसून डिले रहेगा, मानसून में हमारी कमी होगी। मतलब यहाँ इस साल क्या होगा? वर्षा कम होगा। भारत भर में वर्षा का जो मात्रा है वो क्या हो जाएगा? अल नीनो के कारण कम होगा, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसका हम लोग और देखेंगे, कभी पढ़ना हुआ तो, अल नीनो लालिनो क्या होता है और इसके कारण वर्षा क्यों कम होती है, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ देख रहे हैं तो उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं उसमें। वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और उसमें से भी कौन सी शाखा 90% कहां से आता है?
बंगाल की खाड़ी शाखा से। क्लियर है क्या? अब देखिए छत्तीसगढ़ की जो 90% वर्षा होती है वो किस काल में होती है? तो राज्य के कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग जो है वो जून से अक्टूबर के बीच होता है, और बाकी जो बचा 10% है वो शेष 8 महीनों में होता है। ये फैक्ट भी हम लोग देख लिए थे। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग फैक्ट हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा से भी हमारा 90% वर्षा होता है, अरब सागर शाखा से कितना परसेंट? 10%। जून से लेकर 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक वर्षा होगी वो 90% रहेगा, और बाकी 8 महीने जो बचे रहेंगे उसमें भी कितना परसेंट? 10%। दोनों आंकड़े अलग अलग हैं, मतलब अब 90-10 का रेशियो आप देख रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या है, दोनों के चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे बनता है अगर उसको बात करें तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में भारत का जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र? थार का मरुस्थल। अगर हम लोग एक छोटा सा रफ मैप बनाए समझने के लिए, तो यहां पे आपका थार का मरुस्थल। अब इस थार के मरुस्थल में ITCZ आ जाता है। कौन सा सीजेड? ITCZ। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। बेसिकली ये क्या होता है, जहां पे ITCZ स्थापित हो जाता है उस क्षेत्र पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। कौन सा जोन? लो प्रेशर। अर्थात यहां क्या होगा, यहां हवाएं जो रहेंगी वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाएंगी, और यहां का क्षेत्र कैसा हो जाएगा? खाली होगा। अब इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्रों से हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाती है, जो कैसी रहेंगी? हाई प्रेशर वाली रहेंगी, और अपने साथ क्या लेके आएंगी? समुद्र से जल वाष्प, है ना, आर्द्रता लेकर आएंगी, और वो जल वाष्प धीरे धीरे इधर सफर करेगा तो क्या होगा? ठंडा होते जाएगा। ठंडा होगा तो क्या होगा? पानी के रूप में बदलेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इस कंडीशन के कारण ये हमारा जो ITCZ अगर थार के मरुस्थल में जनरेट नहीं होता तो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून का बंगाल की खाड़ी शाखा या अरब सागर शाखा भारत में वर्षा नहीं कराता। समझ पाए आप? ठीक है, तो भारत में वर्षा कैसे होती है? भारत का जो स्थल है वो बहुत गर्म हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर या निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और हिंद महासागर से अपेक्षाकृत जो हाई प्रेशर जोन है वहां से हवाएं चलने लगते हैं समुद्र से स्थल की ओर। आर्द्र हवाएं, आर्द्र मतलब गीली, जिसमें क्या हो? जल वाष्प हो, वाटर का वेपर हो, उसको वो लेके अपने साथ वो हवाएं जो कैरी करके जाती हैं आगे किधर? स्थल की ओर, और वहीं से हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा भारत में प्रवेश करती है। उसकी दो शाखाएं मिलेंगी आपको, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। क्लियर है? अब देखिए, जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये शाखा इस साइड से आएगी, ये अपने साथ क्या लाएंगी? नमी, नमी युक्त हवाएं रहेंगी। तो बंगाल की खाड़ी शाखा से नमी लेकर आती है और उड़ीसा होते हुए ये किसमें प्रवेश करेगी? छत्तीसगढ़ में। और आपको मैं कल की क्लास में भी बताया था बाल्टी का कॉन्सेप्ट, कि अगर हम लोग एक बाल्टी लेते हैं, यहाँ से पानी उड़ेलते जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि कमरे के लास्ट तक जाते तक हमारा पानी जो है वो कम हो जा रहेगा या खत्म हो चुका रहेगा। वैसे ही बंगाल की खाड़ी जो शाखा है, यहां से पानी लिए हैं, इधर जा रहे हैं, धीरे धीरे इधर ज्यादा पानी गिरेगा, फिर इधर कम होगा और कम होगा, इधर जाते जाते पानी क्या हो जाएगा? थार के मरुस्थल पहुंचते तक पानी की मात्रा बहुत कम या खत्म हो चुकी रहेगी, तो यहाँ कम पानी गिरेगा, इसलिए वो फिर से मरुस्थलीय ही रहेगा। आप समझ पाए? ठीक है। इसके अलावा देखिए, सर्वाधिक वर्षा छत्तीसगढ़ में कहाँ होती है? तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है यहाँ पे नारायणपुर जिले में, कौन सा पहाड़ी? अबुझमाड़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? गोरे नंदी बंदर में पला अबुझ, हाँ कितना है? 1148 कैसा है? गोरे नंदी बंदर में पला अबुझ 1076, 1080 कौन सा है? पलमागढ़ है। 1076 कौन सा है? अबुझमाड़ है। इसी कोड से हम लोग पकड़ेंगे। तो अबुझमाड़ की जो पहाड़ी है वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की ऑन एवरेज वर्षा जो है वो कितना होता है? 1250 से 1325 mm, है ना। यहाँ वर्षा होता है 1875 mm, 1875 mm, मतलब हमारा जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? चेरापूंजी। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाएगा? अबुझमाड़ की पहाड़ी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। कितना होता है? 1875 mm ऑन एवरेज।
अब किसी साल ज्यादा भी हो सकता है, 76 हो सकता है, किसी साल 70 भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज उसका वर्षा निकाला गया वो कितना है 1875 mm। कहाँ होता है? चेरप, आपके अबुझमाड़ की पहाड़ी में। इसके अलावा हमारे यहाँ अधिक वर्षा वाले और कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो आपको जसपुर का जो पूर्वी भाग है, क्योंकि पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होगा। इसके अलावा रायगढ़ बेसिन, रायगढ़ बेसिन भी किसका हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है ना हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अब आता है न्यूनतम वर्षा वाला। अधिक वर्षा तो देख लिए, न्यूनतम वर्षा होता है कहाँ? कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला आपको पता होगा मैकल श्रेणी के अंदर है। मैकल श्रेणी कहाँ से? मोहला से लेते हैं, तो मोहला से राजनांदगांव, फिर खैरागढ़, उसके ऊपर में खैरागढ़ छुईखदान गंडई है ना, उसके ऊपर में कहा जाएंगे हम लोग? मुंगेली, कवर्धा, मुंगेली, मुंगेली तक पूरा जाएंगे। तो एम से एम लेके चलना। एम से क्या होता है? मैकल, और एम से एम मतलब एम से मोहला, ऊपर रायगढ़, सॉरी राजनांदगांव, राजनांदगांव से ऊपर खैरागढ़ छुईखदान गंडई, उसके ऊपर कवर्धा, उसके ऊपर मुंगेली। आसान है, ठीक है। मैकल कहाँ जाएगा? तो मुंगेली, आपके मोहला से लेकर मुंगेली तक जाएगा। अब देखिए मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित कबीरधाम क्षेत्र को वृष्टि छाया वर्षा छाया प्रदेश कहा जाता है। वर्षा छाया क्या होता है? तो देखिए आप जब भी कोई पर्वत है, इसको समझिएगा, मान लेते हैं ये पर्वत है, ठीक है, इस साइड एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है? कबीरधाम। कौन सा जिला है? कबीरधाम। और इधर महाराष्ट्र है, ये बीच का मैकल पर्वत है। ये बादल जो है ऐसी आ रहा है, अब बीच में कौन पड़ रहा है? पर्वत। तो हवाएं पर्वत को पार करेंगी क्या? नहीं, पर्वत से ऐसी ऊपर उड़ती जाएंगी। आप ध्यान दीजिएगा, पर्वत के छोर से ऊपर उठेंगी। अब जब भी हवाएं जो है वो ऊपर उड़ती हैं तो हवाएं क्या होंगी? ठंडी होंगी। जैसी ऊपर जाएंगी हवाएं क्या होंगी? ठंडी होंगी। ठंडी होने के कारण जो इसका जल वाष्प है वो क्या होगा? संघनित होगा, और यहाँ पे क्या करा देगा? बारिश करा देगा, यहाँ वर्षा हो जाएगी। और ऊपर गए और वर्षा हुई, और ऊपर गए और वर्षा हुई, यहां तक ऊपर जाते जा रहे हैं, वर्षा होते जा रही है। अब क्या हुआ कि यहां से हवा को रास्ता मिल गया इधर उतरने का। अब रास्ता ऐसे, वो सीढ़ी तो नहीं चढ़ रहा कि ऐसे जाएगा, वो फिर से इसके ढलान से उतरने का प्रयास करेगा। अब ध्यान दीजिए, जितना हवा बचा हुआ है जिसमें जल वाष्प है, नीचे आएंगे तो हवा क्या होगा? ठंडा होगा कि गर्म होगा? गर्म होगा। ऑलरेडी वो भाप के फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में है, उसको गर्म करोगे तो वो पानी में बदलेगा क्या? यहाँ पानी गिराएगा क्या? उसके कारण इधर पानी नहीं गिराता। और पानी को हम लोग, वर्षा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वृष्टि, ठीक है। इसलिए इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब जहां वर्षा नहीं होती, रेन शेडो एरिया। आप समझ पाए? वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो एरिया क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो वृष्टि छाया प्रदेश कैसे बनता है? यहाँ से आर्द्र वहां आएंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर उठेंगी, इसको पवनाभिमुख बोलते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे उसको। और पर्वत के पीछे इधर कम वर्षा या फिर वर्षा ही नहीं कराती या कम वर्षा कराएंगी, तो यहाँ क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, कम वर्षा होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा क्यों होती है? रीजन क्या है? जितना पश्चिमी में हम लोग देखे, मोहला देखे, राजनांदगांव देखे, खैरागढ़ छुईखदान गंडई देखे, कवर्धा देखे और मुंगेली देखे, ये मैकल के किस ओर हैं? पूर्व की ओर। और जैसे ही मैकल के पूर्व की ओर जाएंगे, देखिए पूर्व की ओर, तो हमारा वर्षा क्या हो जाएगा? कम होगा, मैकल से पूर्व। इसलिए आपका देखेंगे तो राजनांदगांव, दुर्ग, ये सब पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं छत्तीसगढ़ के, तो ये सब यहाँ अपेक्षाकृत जो वर्षा होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है। क्यों कम होती है? मानसूनी हवाओं की नमी पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कम होती जाती है। अब इधर से आ रहा है ना, इधर से बंगाल की खाड़ी 90% गिर रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ गिराएगा? रायगढ़ में, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, ये जो रेंज है जो किस साइड है? पूर्व की ओर है, उधर ज्यादा पानी गिराएगा। और जैसे जैसे इधर जाएंगे हमारा जो पानी है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। सितंबर माह के अंत में क्या होता है? तो देखिए हमारा याद होगा कब से कब तक था वर्षा का ऋतु? 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक था। अब इस बीच जो है अक्टूबर से पहले सितंबर के माह में हमारा जो मानसूनी हवा है उसकी गति कम हो जाती है। गति कम होने का कारण क्या है? तो जो ITCZ इतना गर्म था, पानी पापा कर वो क्या हो गया? पानी पड़ने के बाद धीरे से अब ठंडा हो रहा है। अब ठंडा हो रहा है तो खींच पाएगा क्या उतने अच्छे से? नहीं। अब मानसूनी हवाएं जो है वो रिटर्न मारने का प्रयास करेंगी, ठीक है। मतलब
मानसूनी हवाओं की गति कम होने लगती है, वर्षा की मात्रा घटने लगती है और मानसून की वापसी या फिर रिटर्निंग मानसून प्रारंभ हो जाता है। अब जो मानसून आगे बढ़ गई थी, मान लो दिल्ली तक पहुंच गई थी, ठीक है, उसके साथ अभी भी क्या है, जलवाष्प है, वो रिटर्न मार रही है अब किधर, समुद्र की ओर। रास्ते में क्या पड़ा फिर से, छत्तीसगढ़, फिर क्या करा देंगी, पानी गिरा देंगी। अब देखिएगा सितंबर में लौटता हुआ मानसून से भी वर्षा होती है, सितंबर का मानसून लौटता हुआ है, सितंबर अक्टूबर तक होगा, उसके बाद खत्म, ठीक है। अब देखिए एक बीच में आता है, और जैसे मान लो आपका दिसंबर में भी पानी गिर गया, वो होता है चक्रवात के कारण, साइक्लोन आते हैं तब होता है, वो 2-3 दिन के लिए रहता है, उसको मानसून नहीं बोलते। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ये जो सितंबर के अंत में ये मानसून जो है रिटर्न हो रहा है, ऊपर गया था अब वापस आ रहा है, ठीक। वर्षा का मुख्य स्रोत हमारा क्या है, प्रमुख शाखा हमारी कौन सी है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ना, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अबुझमाड़ है, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कबीरधाम या कवर्धा, ठीक है। क्यों कम होती है वो पता चल गया, वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो अब देख लेते हैं वृष्टि छाया प्रदेश या फिर रेन शेडो रीजन क्या होता है। देखिए आपका एक होता है पवन सम्मुख ढाल, ठीक, विंडवार्ड, आपका विंडवार्ड स्लोप बोलते हैं उसको, पवन सम्मुख मतलब जो हवा आ रही है उसके सामने वाला, तो उसमें हवा जो है वो कैसे जाएगी, ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास करेगी। देखिए जिस पर्वत ढाल से मानसूनी या आर्द्र हवाएं सबसे पहले टकराती हैं उसे पवन सम्मुख ढाल, पवन मतलब हवा को बोलते हैं, विंड को बोलते हैं, वो जिससे टकराएंगी वो क्या होंगी, पवन सम्मुख। और उसके पीछे साइड जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पवन विमुख। ये है, देखिए यहां से हवा आ रही है मान लो ऐसे करके बह के, तो ये क्या होगा, सम्मुख होगा, पवन के सम्मुख, सम्मुख मतलब जस्ट सामने, फेस टू फेस वाले। और ये क्या होगा, विमुख, विमुख मतलब उसके पीछे साइड, है ना। तो देखिए यहाँ पे हवाएं ऊपर उड़ती हैं पवन सम्मुख कोण में, ठीक है, तापमान कम होता है, जल वाष्प संघनित होती हैं और बादल बन के अधिक वर्षा होती है। जबकि दूसरा होता है पवन विमुख, ठीक है, पर्वत को पार करने के बाद हवाएं दूसरी ओर नीचे उतरती हैं और जैसे नीचे उतरेंगी क्या होगा, ढाल जो रहेगा वो पवन विमुख ढाल कहलाएगा। इसमें हवाओं का अधिकांश नमी पहले ही समाप्त हो चुका रहता है, जितना जिसको जल वाष्प में संघनन होना रहता है वो ऊपर चढ़ते चढ़ते हो चुका रहता है, और बादल यहाँ पे कम बनते हैं, साथ ही जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जाता है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है, वर्षा बहुत कम या नहीं होती, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश या फिर रेन शेडो रीजन बोलते हैं। मैप में अगर देखें तो इस टाइप का, इसमें पानी गिरेगा और इधर पानी नहीं गिरेगा, इसको क्या बोलेंगे, पवन सम्मुख ढाल, ये वृष्टि प्रदेश है, मतलब यहाँ पानी गिरेगा। और ये वाला कौन सा है, अभी मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा में इतना पानी रहता कि ये पूरा कहां तक चले जाता, कबीरधाम तक। अरब सागर शाखा से हम लोग का पानी नहीं आता, मान लेते हैं अभी 100% पानी कहां से आता, बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो हमारा पवन सम्मुख ढाल कौन सा बनता, ये वाला, यही बनता ना। और पवन विमुख कौन सा बनता, तो कबीरधाम आपका क्या रहता उस समय, वृष्टि छाया रहता, क्या वो वृष्टि प्रदेश रहता, ठीक है, वृष्टि प्रदेश रहता, ना कि वृष्टि छाया प्रदेश। कहानी क्लियर है क्या, कॉन्सेप्ट समझ आया, हुआ क्या, ठीक है। इसमें देखिए एक और आपको एग्जांपल अगर देते हैं, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप लोग समझ गए हैं तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं, और सेम चीज है ना, वृष्टि छाया प्रदेश का हमारा कबीरधाम ही क्यों है, तो मैकल श्रेणी मानसूनी हवाओं को रोकती है, और रोकने के बाद कहां वर्षा कराएगी, मैकल के पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट पे कौन सा है, कबीरधाम है, उधर वर्षा नहीं हो पाती, तो वो क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। क्लियर है। अगला है चक्रवात वर्षा या साइक्लोनिक रेन, ठीक है। देखिए जब समुद्र के ऊपर निम्न वायुदाब या लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है तो उसके चारों ओर आर्द्र हवाएं तेजी से उसकी ओर आकर्षित होती हैं, तब चक्रवात या फिर साइक्लोन बनता है। यह चक्रवात भारी मात्रा में वर्षा कराते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, साइक्लोन होते क्या है। यहाँ पे मान लो, इसको समझिएगा ना, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लो 800, यहाँ होगा 820, 840, 860, 910, 1000।
अब समझिएगा यहां पे क्या हो रहा है, यहां लो प्रेशर है और बाहर क्या है, लो प्रेशर में हवाएं जो है वो जाने का प्रयास करेंगी, और यहाँ पूरा एरिया हाई प्रेशर में है, ये एक पर्टिकुलर स्पॉट जो है वो लो प्रेशर बना है, इसी स्पॉट को बोलते हैं साइक्लोन का आंख। चक्रवात की आंख बोलते हैं, क्योंकि ये जगह जो है एकदम शांत रहता है, ये जगह कैसा रहता है, शांत, वहां पता नहीं चलेगा लोग को कि यहाँ चक्रवात आया हुआ है। आप समझ पा रहे हैं, मान लो कोई चक्रवात है, वो यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, मैं बीच में उसकी आंख में खड़ा हूं, मेरे को पता नहीं चलेगा कि चक्रवात है, बाकी सब उड़ते रहेगा। ठीक है, अब ये कैसा होता है तो आपको बता दूं, ये जो हवा है ये ऐसे इधर जाने का प्रयास करेगी, ये ऐसे जाने का प्रयास करेगी, ये ऐसे जाने का प्रयास करेगी, ये ऐसे जाने का प्रयास, और ये अंदर अपना प्रेशर जो है वो छोड़ने के चक्कर में क्या करते हैं, राउंड 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 घूमना चालू। वैसे सिमिलरली ये रहेगा, और इसके चक्कर में एक बहुत बड़े एरिया में क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है, जो घूमने वाला, हवाएं जोर जोर से अंदर जाने का प्रयास कर रही हैं घूम घूम के, आप समझ पा रहे हो, और वो बनाता है क्या, साइक्लोन, चक्रवात। तो जब अंदर में लो प्रेशर हो और बाहर में क्या हो, हाई प्रेशर, तो वो क्या बनाएंगे, चक्रवात। दूसरा कंडीशन आता है, अंदर में क्या हो, हाई प्रेशर हो, और बाहर में क्या हो, लो प्रेशर, इसको बोलते हैं चक्रवात, है ना, और इसको बोलते हैं प्रति चक्रवात। ये उल्टा होता है दोनों ही वैसी, लेकिन ये उल्टा होगा, इसमें हाई प्रेशर अंदर रहेगा, लो प्रेशर क्या रहेगा, बाहर। तो अंदर की हवाएं कहां जाने का प्रयास करेंगी, बाहर की ओर जाने का प्रयास, और उसमें भी घूमना चालू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका जब समुद्र के ऊपर निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और उसके चारों ओर की आर्द्र हवाएं तेजी से उसकी ओर आकर्षित होती हैं, तब चक्रवात बनता है। ये चक्रवात भारी मात्रा में क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपके वर्षा ऋतु के दौरान कभी कभी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों से क्या होती है, वर्षा होती है। हालांकि ये वर्षा सामान्य मानसूनी वर्षा की तुलना में बहुत कम होती है। आपके दिसंबर जनवरी में आपको ये देखने को मिलेगा, अलग अलग नाम सुने हैं ना, आता है साइक्लोन, आता है बंगाल की खाड़ी में आपका चलता है, उड़ीसा को तबाह करता है, आपका आंध्र प्रदेश तट में टकराता है, कभी क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में घुस जाता है, आप सुने होंगे, न्यूज में देखे होंगे। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा जो पूर्वी रीजन है, जैसे कि कौन सा, रायगढ़ बेसिन, जसपुर बेसिन और महानदी घाटी, इन स्थिति में जो चक्रवात की स्थिति रहती है, इसमें 2 दिन से 3 दिन तक लगातार क्या होती है, वर्षा होती है। क्यों होती है, तो वो साइक्लोन घुसा रहता है, चूंकि वो अपने साथ क्या लेके आया है, बहुत मात्रा में जल वाष्प, तो वो घूम घूम कर वर्षा कराता है। ठीक है, याद रखना, जो चक्रवात की आंख होगी, ये आप यहाँ देखेंगे तो ये आंख है, वहां माहौल शांत रहता है, वहां हवा ना तेज चलेगा ना कुछ नहीं, लेकिन वो आंख बदलते रहता है अपना जगह, एक जगह पे आंख नहीं रहता ना स्थिर। आज आंख मान लो यहाँ पे है चक्रवात की आंख, तो ये जगह शांत है, लेकिन अगले 5 मिनट में ये आंख उधर चला जाने वाला है, तो उसके बाद फिर ये क्या होगा, ये जगह पे, आप समझ पा रहे हैं, कभी भी आपका चक्रवात एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, वो तट से टकराता है, फिर उसकी गति धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फिर वो शांत हो जाता है। ठीक है, जब तक उसकी गति शांत नहीं होगा तब तक वो पेड़ पौधे उखाड़ देगा, बिल्डिंग गिरा देगा, छतों को उड़ा कर ले जाएगा, ये सारा चीज कई किलोमीटर, मतलब उसका स्पीड जो है वैसा एकदम स्लो नहीं रहता ना, 100 किलोमीटर में चला जाता है, 200 150। ठीक है, अब हवा का स्पीड अभी नॉर्मल कितना बहता है हवा, छत्तीसगढ़ में नॉर्मली अगर देखें तो हवा की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रहती है, जो नॉर्मल है, उतना में विंड टर्बाइन आपका चल जाता है। ठीक है, जो हम लोग फील करते हैं ना हवा चलता है वो। अब सोचो वो 150 का स्पीड रहेगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना स्पीड से हवा चलते रहेगा, है ना, इसलिए वो बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी उखाड़ कर ले जाता है। अगला है, भारत में वर्षा कराने वाला जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो 2 भागों में विभाजित होता है, कौन सा, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। और हमारा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से हम लोग बेसिकली क्या, छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। पूर्वोत्तर भारत में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में वर्षा कराती है कौन सी, बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग भी इसी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है, जो कि कितना % है, 90%। ठीक है, दूसरा होता है अरेबियन सी ब्रांच, जिसमें अरब सागर से नमी प्राप्त करती है,
जैसे कि आपका पश्चिमी घाट बोलने से ये वाला सह्याद्री श्रेणी, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में अधिक वर्षा कराती है। यह शाखा मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा कराती है। उत्तर पश्चिमी मतलब आपका ये जो राजस्थान है, दिल्ली है, ठीक है, इस वाले रेंज में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। केरल में अगर पूछा जाए कौन सा कराएगा तो अरब सागर शाखा कराएगा। आप समझ पा रहे हैं? चलिए अगला है छत्तीसगढ़ को वर्षा कहां से मिलती है। ये फैक्ट भी हम लोग देख चुके हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा से कितना परसेंट और अरब सागर शाखा से 10%। ये फैक्ट स्टार्टिंग में ही मैं कवर करा दिया हूं, ठीक है। दूसरा चीज, सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से, तो कौन सी शाखा है हमारी, बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। अगला फैक्ट है छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण। तो देखिए वर्षा का वितरण के लिए ये स्लाइड को हम लोग छोड़ के हम लोग अगला स्लाइड में आते हैं। सबसे ज्यादा पहले देख लेते हैं वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा हमको मिलेगी कहाँ, जसपुर नगर में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा रायगढ़ बेसिन और एक मिलेगा दंडकारण्य या फिर बस्तर का क्षेत्र। कहाँ कहाँ बोले, जसपुर, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य बस्तर, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होगी, लगभग 1550 यानी कि 1560 mm से भी ऊपर। क्लियर है? वो चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अर्थात अबुझमाड़ का था। 1875 जो आप बोल रहे हो वो किसका था, अबुझमाड़ में, वहां गिरता है। यहाँ बात हो रही है वर्षा वाले क्षेत्र, एक रीजन बताया जा रहा है कि जसपुर रीजन में ज्यादा पानी गिरेगा। रायगढ़ बेसिन में सिर्फ रायगढ़ नहीं आता, रायगढ़ में जो केलो नदी और उसकी सहायक नदी वाला जो क्षेत्र है वो रायगढ़ बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। जैसे हम लोग दंडकारण्य क्षेत्र बोलते हैं तो ये आपका बस्तर संभाग पूरा चला गया, तो बस्तर संभाग में अच्छी खासी वर्षा होगी, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे देखिए इसमें 1500 mm से भी अधिक वर्षा होती है। अबुझमाड़ की पहाड़ी, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये सब आपके किस में आएंगे, दंडकारण्य क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ में किन किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी, जसपुर क्षेत्र, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक का देख चुके, मध्यम वर्षा हमारे यहाँ कहाँ होगी, तो मध्यम वर्षा महानदी बेसिन में होगा। रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, इन लोगों में वर्षा लगभग 1250 से 1350 mm तक होगा, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का एवरेज वर्षा है। इतना वर्षा हमारे यहाँ होता है बोल के हम लोग पढ़े हैं। 1250 से लेकर 1350 तक वर्षा होगा। कहाँ कहाँ होगा, तो महानदी बेसिन। महानदी बेसिन बोलने से मान के चलो आपका कौन कौन सा संभाग कवर हो गया, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, ठीक है, ये दोनों तो कवर हो ही गए। दुर्ग संभाग का भी कुछ हिस्सा देखिए, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, इन सब में कितना वर्षा होगा, 1250 से 1300। अब न्यून वर्षा वाला अगर देखें तो मैकल रेंज वाला आएगा, जहां सबसे कम वर्षा होगी। उसमें कौन कौन से आएंगे, तो कबीरधाम आएगा, राजनांदगांव आएगा, दुर्ग आएगा। किस कारण से, मैकल पर्वतमाला के प्रभाव से यह क्षेत्र आंशिक रूप से वृष्टि छाया प्रदेश या फिर रेन शैडो इफेक्ट में आता है, ठीक है, वृष्टि छाया जो प्रभाव है उसमें आता है, उसके कारण यहाँ सबसे कम वर्षा होगी। क्लियर है? अब वर्षा का वितरण अगर हम लोग देखें, देखिए जो आपको मैं बताया उसका ये समरी है, रटने से अच्छा इस समरी को समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक और स्लाइड दिखा देता हूँ, इसको समझने के लिए। देखिए मानचित्र को कैसे पढ़ें। सबसे पहला चीज आप देखिए 1550, 1500 प्लस है। ये नीला कलर वाला जितना दिख रहा है ना, इस रेंज में जो वर्षा होगी ये क्या होगी, सबसे ज्यादा जसपुर आ रहा है, सरगुजा आ रहा है, इधर आप देखेंगे तो दंडकारण्य आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला एरिया ऐसा रहेगा, इसमें अबुझमाड़ की पहाड़ी भी आ जाएगी, ठीक। इसमें रायगढ़ बेसिन भी कवर हो गया, जसपुर भी कवर हो गया, सरगुजा भी हो गया, दंडकारण्य क्षेत्र भी हो गया। यहाँ क्या होगा, 1500 प्लस, मतलब उससे ज्यादा ही वर्षा होगा। यहाँ जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें, अबुझमाड़ की जो पहाड़ी है उसमें कितना था, 1875 था, 1500 से अधिक है, 1500 से अधिक है ना वो। इसके अलावा अगर हम लोग देखें ये जसपुर वाला या रायगढ़ बेसिन या दंडकारण्य, ये भी क्या थे, 1500 से अधिक थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा सीरीज आपको मिलता है ये वाला जो मीडियम वाला है। जैसे हम लोग देखेंगे मीडियम वाले में, तो ये वाला क्षेत्र आएगा आपका मीडियम का, ठीक है, जहां हम लोग का क्या क्या रहेगा, 1400 से 1500 रहेगा, ठीक है। उत्तरी दंडकारण्य, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इन सब में वर्षा का मात्रा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। अब सबसे कम हमारा कौन सा होगा, इस रेंज में देखेंगे, ये वाला रेंज मैकल पर्वत श्रेणी, उस रेंज में न्यून वर्षा होगी। कैसी वर्षा होगी, अब इस मैप के माध्यम से अगर देखें तो हमारा जो वर्षा का
एरिया है ऐसा है और ऐसा, ये ज्यादा वाले हैं, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, और सबसे कम यहाँ पे आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो 1500 प्लस मिलीमीटर वाला वर्षा कौन सा होगा? जसपुर, बस्तर, अबूझमाड़ का क्षेत्र। 1400 से 1500 में आपका आएगा रायगढ़, दंडकारण्य का कुछ भाग। 1300 से 1400 में मध्य एवं पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती और पूर्वी इस साइड वाला। ठीक है, और 1300 मीटर से भी कम में आपका दुर्ग, राजनांदगांव और कबीरधाम, जहां सबसे कम वर्षा होती है। क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब हम लोग वर्षा ऋतु के बाद अगली ऋतु में आते हैं। कौन सा ऋतु? शीत ऋतु, ठंडी का मौसम। ठीक है, विंटर सीजन। जो शीत ऋतु है इसका सामान्य अवधि कब से कब तक है? जैसे ही वर्षा खत्म हुआ, 15 अक्टूबर को वर्षा खत्म हुआ था, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक रहेगा इसका काल। कब से कब तक? 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु मानी जाती है। शीतकालीन जो होता है वो बेसिकली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसको बता दूं। तो देखिए यहाँ पे एक सागर है, उसका नाम है भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर, यूरोप में पड़ता है वो। ठीक है, भूमध्य सागर में क्या होता है उस समय, एक आपका यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। कैसा क्रिएट होता है? हाई प्रेशर। और उसकी तुलना में इधर क्या रहता है? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर की ओर क्या करेगी? हवाएं बढ़ेंगी। वो कैसा क्षेत्र है? ठंडा क्षेत्र है। ठंडा क्षेत्र से हवाएं आ रही हैं तो अपने साथ ठंडी हवाएं लेकर आएंगी। हाई प्रेशर अब भी है ना वहां पे, ठंडा क्षेत्र है लेकिन वो कैसा क्षेत्र है? हाई प्रेशर है। ठंडा हमेशा हाई रहेगा ना, और गर्म क्षेत्र कैसा रहेगा? लो प्रेशर। क्लियर है? तो यहां से ठंडी हवाएं भारत की ओर बढ़ती हैं। ये उत्तर भारत में बारिश और हिमपात कराते हैं। कौन सा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर पश्चिमी विक्षोभ। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ तक पहुंचता है। इसलिए शीत ऋतु में थोड़ी मात्रा में उत्तर भारत में आप देखेंगे तो वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में आपके सरगुजा संभाग में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपका शीतलहर चल जाता है। ठीक है, अब जो शीतलहर है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसको बता दूं। तो देखिए शीतलहर में ना आपका जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ 3 से 4 डिग्री तक आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। मान लो सर्दी के मौसम में हमारा टेम्परेचर यहाँ छत्तीसगढ़ में मान लो 10-12 तक पहुंच रहा है। डाउन होके कितना पहुंच रहा है? रात में 10-12। शीतलहर आएगा तो और कम हो जाएगा। कभी कभार आता है, आप लोग भी देखेंगे, अब इतने साल हो गए तो बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि पानी गिरा है ठंडी के मौसम में और टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है कि रजाई छोड़ने का मन नहीं करता। वो किसके कारण होता है? शीत लहर के कारण। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, क्योंकि अभी ठंडी और गर्मी का मौसम नहीं देखे, अभी देखे थे क्या? बरसात का मौसम। तो बरसात के मौसम में 2 फैक्ट जाने, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? अबूझमाड़, जो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोलते हैं। सबसे कम वर्षा कवर्धाम या फिर कबीरधाम, मैकल रेंज के कारण। ठीक है, अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। तो ये कौन सा है? मेन पार्ट सरगुजा जिले में है। ठीक है, कारण इसका ऊंचाई अधिक है, तापमान कम रहता है, सर्दियों में पाला और कोहरा पड़ता है, और इसी कारण इसको मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? शिमला कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत भी बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोलेंगे। अगला मिलता है सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है। तो सबसे ज्यादा ठंड जो पड़ती है वो आपके दिसंबर के माह में पड़ती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा महीना दिसंबर। दिसंबर में ठंड अपने चरम पर होती है, रातें सबसे लंबी होती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठंडा और गर्मी का कॉन्सेप्ट यही है। गर्मी के मौसम में क्या होगा? सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और ठंडी के मौसम में सूर्य की किरणें जो है वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। हमारे कर्क रेखा पर कैसी पड़ती हैं? तिरछी। समझ पा रहे हैं? इसलिए हमारी यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है और तापमान सबसे अधिक यहाँ पे गिर जाता है। इसी कारण दिसंबर में छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा महीना होता है। क्लियर है? सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? मेन पार्ट। ठीक, सबसे ठंडा महीना दिसंबर। रायगढ़ का औसत तापमान अधिक क्यों? तो देखिए यहाँ रायगढ़ जो जिला है इसका ठंडी के मौसम में, रायगढ़ और जसपुर देखेंगे, ठीक है, औसत तापमान दोनों का अगर मैं कंपेयर कराऊं तो औसत तापमान क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आप तापांतर बोल सकते हो उसको। दिन में मान लो टेम्परेचर गया कितना? 22। कितना गया? ठीक है, रात को टेम्परेचर कितना हो गया? 18। ठंडी के मौसम की बात हो रही है ना। अभी कितना अंतर आया? 4 डिग्री का।
सरगुजा में भी मान लेते हैं, जसपुर में दिन में टेम्परेचर कितना गया, रात को टेम्परेचर पहुंच जाएगा 15। अभी कितना हुआ, किसका ज्यादा दिख रहा है अंतर, जसपुर का, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मल दिन में काम आता है, आपके ठंडी के मौसम में ये कॉन्सेप्ट जसपुर में काम नहीं आता। ठंडी के मौसम में क्या होगा, ये 20 नहीं पहुंचेगा, ये टेम्परेचर कितना रहेगा, 22 नहीं पहुंचेगा, 20 पहुंचेगा। और इधर आपका या 20 नहीं, इसको मान लेते हैं कितना, 18 रहेगा, और इधर 15 हो जाएगा। मतलब दिन में भी उतना ठंड आपका गर्म नहीं हो पाएगा, वो जगह इतना ठंडा रहता है कि दिन में भी क्या रहेगी, टेम्परेचर कम ही रहेगा। आप समझ पाए। जबकि रायगढ़ में ऐसा नहीं होता, दिन में टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, फिर रात को टेम्परेचर डाउन हो गया। इसमें अगर आप निकालते हैं तो कितना डिग्री हो गया, एक एग्जांपल दिया था, 22 नहीं रहता, 26 पहुंचता है। नॉर्मल टेम्परेचर में आप देखेंगे ठंडी के मौसम में भी दिन में क्या हो जाता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पहुंच जाता है, दोपहर तक पहुंचता है ना, कि ठंडी हम लोग यहाँ दिन में दोपहर में धूप में भी हम लोग जैकेट लगा के घूमते रहते हैं, नहीं लगा पाओगे क्योंकि टेम्परेचर उतना पहुंच जाता है। जबकि जसपुर में ऐसा है कि वहां का टेम्परेचर कितना रहता है, दिन में भी उतना ज्यादा नहीं जाता ऊपर। वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि आपका रायगढ़ का औसत तापमान अधिक है, मतलब अधिकतर औसत तापमान कहाँ होगा, रायगढ़ में। रायगढ़ पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ शीत ऋतु का प्रभाव अपेक्षाकृत कैसा होता है, कम होता है। जसपुर भी है, लेकिन जसपुर कैसा क्षेत्र है, ऊंचाई वाला। और जैसे ही हम लोग हाइट में जाते हैं, माउंट एवरेस्ट का ही देख लो, हाइट में जाने से क्या होता है, ठंडी बढ़ता है। माउंट एवरेस्ट में ऊपर में कोई बर्फ जमा के फ्रिज छोड़ के आए थे क्या, क्यों वहां पे बर्फ है। हाइट में जाने से ऊंचाई अगर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब भी बढ़ता है, साथ ही क्या बढ़ता है आपका, ठंडी। ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, बर्फ जम जाता है ऐसी। वहां पानी भी गिरेगा तो वो किस रूप में गिरेगा, बर्फ के रूप में, क्योंकि वो गिरते ही जम जाएगा तुरंत। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो जसपुर है उसका ऊंचाई अधिक है, जंगल पहाड़ अधिक है, तो इसलिए इसका जो दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा वेरी नहीं करता। जबकि रायगढ़ में क्या होता है, ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म क्षेत्र है, इसलिए यहाँ दिन में जो तापमान है वो ज्यादा हो जाता है, रात में एज कम्पेयर टू जसपुर ये क्या हो जाता है, उतना ज्यादा वो नहीं कर पाता। इसलिए इन दोनों का बीच में तापांतर अगर देखा जाए, रायगढ़ का औसत तापमान, किसका औसत तापमान शीत ऋतु में अधिक रहता है तो किसका रहेगा, रायगढ़ का, और किसका कम रहेगा तो। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा 21 सितंबर के बाद क्या होता है। आपको एक घटना मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। हमारा जो सूर्य है, हमारा सूर्य है, उसकी लंबवत किरणें मान लेते हैं कि इस पर पड़ रही है। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर है। एक प्रोसेस होता है उत्तरायण, कौन सा, और एक होता है दक्षिणायन। दक्षिणायन, उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है मैं उसको बता रहा हूं। जैसे आपकी सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत मान के चलते हैं कर्क रेखा पर पड़ रही है। अब 21 सितंबर कब की बात हो रही है, 21 सितंबर को वो जो लंबवत रेखा है, आपकी किरणें हैं, वो किसमें पड़ना चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो मकर रेखा पे ये लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा ठंडा इधर पड़ेगा। 14 फरवरी को यहां पहुंच जाती है उत्तरायण। उत्तरायण मतलब इसके ऊपर से 14 फरवरी को यहां रहेंगी आपके इसमें। तो देखिएगा मकर संक्रांति आप लोग देखे हैं ना, 14 जनवरी, सॉरी 14 फरवरी नहीं, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, वही दिन होता है। उस दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो कहां पड़ रही हैं, भूमध्य रेखा। अब उसके बाद सूर्य की किरणें किधर पड़ना चालू होंगी, उत्तर की ओर। और इसलिए हमारे यहाँ 14 जनवरी के बाद से गर्मी का आगमन चालू होता है, हीट लगना चालू हो जाता है। ठीक है, सेम आपका 21 सितंबर वाला है दक्षिणायन वाला। मतलब इसमें क्या होता है, 21 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, इसे दक्षिणायन कहते हैं। इसमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, रीजन क्योंकि वो मकर रेखा पर अब लंबवत पड़ने जा रहा है, तो हमारी कर्क रेखा पर वो किरणें कैसी होंगी, तिरछी पड़ेंगे। तिरछी जैसी ही किरणें पड़ती हैं मतलब क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा। ठीक है, दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होने लगती है, तापमान धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। शीत लहर या फिर कोल्ड वेव चलती है। कभी कभी उत्तर भारत में बहुत ठंडी हवाएं
छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीतलहर। तापमान अचानक 3-4 डिग्री तक गिर जाता है, ठीक है, ठंड बहुत बढ़ जाती है। वो कभी कभार होता है, देखिएगा रोज नहीं चलता शीतलहर, अचानक से बीच में 2-4 दिन ऐसा होता है ना कि कड़ाके की ठंड पड़नी चालू हो जाती है, नहाने के लिए आदमी सोचता है कि ये पानी मैं गर्मी के मौसम के लिए बचा रहा हूँ, आज नहीं नहाता हूँ, होता है। वो सारा चीज किसमें होता है, आपका कोल्ड वेव या फिर शीतलहर में। अगला इसी में आपको एक और नाम देखने को मिलता है, पाला और कोहरा। पाला क्या होता है, तो जब रात में तापमान बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो पाला आप देखिएगा, छोटे छोटे आपके क्या रहते हैं, बर्फ के कण रहते हैं, वो गिरते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पाला। ओला पाला आप समझिए, ओला बड़ा रहता है, पाला उसका क्या है, छोटा रूप है। कोहरा क्या है, तो कोहरा ठंडी के कारण देखिएगा आप लोग ऐसे करेंगे तो भी मुंह से क्या निकलता है, धुआं टाइप निकलता है, वो क्या है, कोहरा है। ठंडी के कारण हमारे जो बॉडी का जल वाष्प रहता है, जो भाप है, वो निकलते ही क्या बन जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए वो कैसा दिखता है हमको, कोहरा। ठंडी के मौसम में देखिएगा आपको बाइक चलाने में, कार चलाने में, दिल्ली में जैसे स्मॉग का इशू है, फॉग बोलते हैं, ठीक है, कोहरा को क्या बोलेंगे, फॉग। और वो स्मोक के साथ मिल जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, स्मॉग। स्मोक और फॉग मिलके स्मॉग, ठीक है, दिल्ली में वो इशू चल रहा है, स्मॉग का ठंडी के मौसम में। हमारे यहाँ जैसे देखेंगे हमारा उतना प्रदूषण नहीं है, तो हम तब भी सुबह सुबह अगर आप ठंडी के मौसम में 5 बजे या 6 बजे बाइक चलाते हैं तो आपको कोहरा देखने को मिल जाएगा। कोहरा कैसे चला जाता है, तो धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ता है, दिन सूर्य निकलता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो कोहरा धीरे धीरे हट जाता है, ठीक है। तो कोहरा और पाला आप समझ आए। पाला जो है वो ओले का छोटा रूप है, छोटे छोटे शीत कण आप बोल सकते हैं, शीत बरसते हैं बोलते हैं ना, वो चीज है, ठीक। तो सबसे विशेष रूप से हमारा जो मेन पार्ट है, जसपुर है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये इसमें हम लोग अधिक ठंडा प्रदेश मान सकते हैं। मेन पार्ट बेसिकली हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा प्रदेश है, ठीक है। औसत तापमान की अगर बात करें तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो हमारा शीत ऋतु रहता है, इसमें एक हमारा ऑन एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, 17 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 17 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम हमारा दिन में मान लो जाता है कितना, 20 डिग्री, और न्यूनतम जाता है कितना, 15 डिग्री। अब ये वेरी करता है अलग अलग जगह, जैसे आप सरगुजा संभाग में जाएंगे तो मेन पार्ट में 10-8 तक पहुंच जाता है ये, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ का ऑन एन एवरेज देखें हम लोग तो हमारा अधिकतम कितना है ठंडी के मौसम में, दिन में 20 डिग्री, और न्यूनतम कितना है, 15 डिग्री। क्लियर है क्या? आप लोग के लिए एक विशेष सूचना है, हमारी विजन एकेडमी की जो नई बैच है वो 1 जुलाई को प्रारंभ हो रही है। इसका जो फीस था वो 25,000 था, लेकिन 50% डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये फीस आपको पड़ेगा 12,500 रुपए, ठीक है। वैलिड रहेगा 1 जुलाई से 20 जुलाई तक। अगर आप इस बीच आकर एडमिशन लेते हैं तब ये आप यूज कर सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए आपको कहाँ आना है, तो आपको आना है 2nd फ्लोर 3A कॉम्प्लेक्स नियर बिहारी टॉकीज, गांधी चौक, बिलासपुर, या आप हमें संपर्क कर सकते हैं 8962595806 या फिर 9993564442 पर, ठीक है। तो सूचना समाप्त हुई। अब हम लोग फिर टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ग्रीष्म ऋतु। चलिए ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्म ऋतु है वो कब से स्टार्ट होगा, 16 फरवरी। 16 फरवरी से 15 जून हम लोग का ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गया। अब कौन सा ऋतु में हम लोग जी रहे हैं, वर्षा ऋतु में। आया नहीं, अलग बात है, डिले चल रहा है, लेकिन अभी ऋतु कौन सा चल गया ना, वर्षा ऋतु, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में 16 फरवरी से 15 जून तक मानी जाती है। इस समय सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। आपको पता होगा 14 जनवरी का बताया था उत्तरायण होता है, मतलब कर्क रेखा पर आप आने का प्रयास कर रहे हैं और कर्क रेखा पर स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपका 21 जून, एक एग्जैक्ट डेट अगर बोले तो 21 जून को वो ITC जो है वो थार के मरुस्थल में स्थापित हो जाती है, ठीक। उसके बाद वो मानसून को खींच कर लाता है। क्लियर है? सबसे गर्म महीना कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, मई का महीना। मई में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान वर्ष में सबसे अधिक हो जाता है। सबसे गर्म स्थान हमारे छत्तीसगढ़ में चापा, ठीक है। गर्म स्थान की बात करें, गर्म जिले की बात करेंगे तो रायगढ़ है। तापांतर में भी देखे थे रायगढ़ क्या था, ज्यादा था, ठीक है। तो सबसे गर्म स्थान बोले तो चांपा। टू दी पॉइंट पूछ लिया जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, चांपा। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, मैनपाट, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी, यानी कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको, अबुझमाड़ की पहाड़ी, है ना। सबसे आपका कम वर्षा कहाँ होती है,
कवर्धा या कबीरधाम में। ठीक है, सबसे गर्म जिला अगर पूछा जाए तो, सबसे ठंडा जिला अगर पूछा जाए तो सरगुजा। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ क्या ये सारा चीज? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो तापमान है, औसत तापमान हमारे छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम में कितना रहता है? 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस, इतना ऑन एन एवरेज रहता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वो कभी 46 44 तक भी टच कर जाता है, लेकिन एवरेज अगर देखें तो कितना है? 41। अधिकतम कितना है? 45 डिग्री। न्यूनतम कितना गया है? 38। मतलब इतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये बात हो रही है दिन की, रात का नहीं देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिन में हमारा अधिकतम तापमान कितना रहता है? 45 तक, और न्यूनतम कितना? 38 तक, अगर बादल भी किए हैं तो। ठीक है, किन क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, जो हमारा पूर्वी क्षेत्र आप देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा। और सबसे गर्म स्थान अगर पूछा जाए तो कौन सा है? चांपा। रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, एक ट्रायंगल में आप बना सकते हैं उसको। पहले का जांजगीर जिला लीजिए, रायगढ़ का जिला, तो जांजगीर चांपा और शक्ति एक साथ मिल जाएंगे प्लस रायगढ़। ठीक है, इस समय बादल क्यों नहीं बनते? तो ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय शुष्क प्रति चक्रवात, लोकल ड्राई एंटी साइक्लोन का प्रभाव रहता है। शुष्क प्रति चक्रवात का मतलब आपको मैं बता दूं, इस समय जो हमारा जमीन है वो क्या हो चुका है? सूखा, ड्राई। जब तक आपके जमीन में नमी नहीं रहेगी वो बादल बना पाएंगे क्या? बादल बनेंगे भी, गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगा, लेकिन उसमें नमी नहीं रहेगी। नमी नहीं रहेगी तो वो पानी गिरा पाएगा? नहीं गिराएगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं किस दिशा से चलती हैं? तो मुख्यतः हमारे यहाँ जो हवाएं रहेंगी वो पूर्व दिशा से, या फिर दक्षिण पूर्व से, या फिर दक्षिण से चलती हैं। कौन कौन से? पूर्व से मतलब इधर से, दक्षिण पूर्व मतलब इधर से, और साथ ही दक्षिण से, ये और ये, है ना? ऐसा बोल सकते हो आप। पूर्व से मतलब इधर हवाएं आएंगी, दक्षिण पूर्व मतलब इधर से हवाएं आएंगी, और दक्षिण मतलब इधर से। इस टाइप की हवाएं रहेंगी। क्लियर है? इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में जो वायु दाब है वो हमारे यहाँ कैसा होगा? गर्म होगा। तो कैसा जोन क्रिएट होगा? लो प्रेशर होगा। थार का मरुस्थल गर्म हुआ था, क्या हुआ था वहां? लो प्रेशर जोन। सेम हमारे छत्तीसगढ़ में तापमान अधिक होगा तो जमीन क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगा तो लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगा, और हाई प्रेशर से हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु के दौरान न्यूनतम वायु दाब पाया जाता है, लो प्रेशर। ठीक है, और उच्च वायु दाब कहाँ बनेगा? समुद्र महासागरों में, क्योंकि वहां तापमान अपेक्षाकृत क्या रहता है? कम रहता है। और जैसे ही हाई प्रेशर जो समुद्रों में बना, वहां से हवाएं लो प्रेशर को फील करने के लिए आएंगी, और उसके बाद फिर किसका आगमन हो जाएगा? मानसून का। ठीक, 21 मार्च के बाद तापमान क्यों बढ़ने लगता है? तो देखिए 21 मार्च को जो आपका सूर्य है वो उत्तर की ओर बढ़ने लगेगा, उत्तरायण होगा। आपका मैं बता दूं 14 जनवरी के बाद से उत्तरायण का प्रोसेस चालू हो जाता है। 14 जनवरी में आपका जो रेखा, कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर आने का प्रयास चालू करेगा, और 21 मार्च तक वो क्या कर लेगा? पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिकतम सीधी पड़ने लगती हैं। तापमान क्या होगा? सूरज की किरणें जैसी सीधी पड़ेंगी तापमान बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, और मई के उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध मतलब मई के आधे, ठीक है, और जून के आधे, पूर्वार्ध मतलब पहले वाला। आप मान के चलो 16 मई से 15 जून के बीच में यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या चलेंगी? लू, हॉट वाइंड। ये लू जो रहती है ये अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। मतलब शुष्क मतलब क्या होता है? एकदम ड्राई। आप वहां से गुजरोगे, आपको लू लग जाएगा, तो आपके शरीर से वो पानी क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। आदमी को लू लग गया बोलने से बेहोश हो जाता है, चक्कर हो जाता है, कई बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है वो क्या? एक हवा, गर्म हवा, लेकिन वो इतना गर्म है कि आपके बॉडी से क्या, वो पानी को चुरा लेती है, खींच लेती है। आप समझ पाए? ठीक है, लू की विशेषता तापमान बहुत अधिक होता है, आर्द्रता बहुत कम, दोपहर में अधिक प्रभाव, और स्वास्थ्य के लिए ये क्या होता है? हानिकारक। कई लोगों की लू से मौत भी हो जाती है अगर सही समय पर उनको पानी या उपचार ना मिले। खतरा है। अभी जो हीट वेव का अलग से गाइडलाइन जारी किया जाता है, तो बोला भी जाता है कि 12 बजे से लेकर 5 बजे तक दोपहर में अगर काम ना हो, अगर ज्यादा गर्मी पड़ रहा है तो ना निकलें। वो किसके कारण रहता है? लू के कारण। क्या आपको लू मत लगे, अगर निकलते भी हैं तो सावधानी से निकलें, अपने साथ पानी का बोतल रखें, ये करें वो करें, 10 नियम बताते हैं ना। ठीक है, अब आता है आइसोथर्म या समताप रेखाएं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके लिए अलग से स्लाइड है। ये छत्तीसगढ़ का आइसोथर्म है, और समताप रेखाएं में आप इसको समझिएगा, जो हमारा ये वाला बेल्ट है, ये बेल्ट,
मतलब इसमें कौन कौन सा जिला आएगा, सरगुजा, जसपुर, ये वाले देखिए, ये जसपुर है, ये सरगुजा है, ठीक है, सूरजपुर है आपका, ठीक है, कोरिया, एनसीबी। इस रेंज में जो टेम्परेचर रहेगा गर्मी के मौसम में वो कितना रहेगा, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। समताप रेखा मतलब समझे, इस रेखा में सबका लगभग टेम्परेचर जो रहेगा वो समान रहेगा। समताप मतलब सबका तापमान जो है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। ये वाली जो रेखा है, इस रेखा में मतलब आपका जो रायगढ़ है, कोरबा है, ये रेंज में जो तापमान है, बस्तर क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र, उत्तरी बिलासपुर, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हम लोग देखते हैं तो हमारा बिलासपुर में ऑन एन एवरेज 40 तो मेंटेन ही रहता है, ठीक है। अगर ये वाले बेल्ट में जाते हैं, ये बेल्ट, तो ये और गर्म वाला है, दुर्ग से होकर जो गुजरेगा, ठीक है, दुर्ग रायपुर से, ये 42.5 डिग्री सेल्सियस। और अंतिम मिलता है कौन सा, बस्तर। बस्तर वाला में भी हमको कितना मिलेगा, 40। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, सरगुजा वाला, और उसमें भी कौन सा जगह, मैन पार्ट, ठीक है। कहानी क्लियर है क्या? देखिए समताप रेखा क्या होती है, समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। इन लोगों का लगभग टेम्परेचर जो रहेगा वो समान रहेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में ताप कटिबंध। ताप कटिबंध क्या होते हैं, तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग टेम्परेचर के कुल 4 ताप कटिबंध मिलते हैं। कितने ताप कटिबंध, 4। चारों का नाम हम लोग इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो मिलता है 23 डिग्री सेल्सियस से कम वाला ताप, कितना। अब यहां पे आप इसको देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र ये आता है इसमें, किसमें आएगा, 23 डिग्री वाला में। उसके बाद 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक मध्यम वाला रहेगा, 25 से लेकर 27 तक उच्च रहेगा, और ये अति उच्च रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें इमेज में, तो 23 डिग्री सेल्सियस से कम वाला क्या है, निम्नतम ताप कटिबंध है, और वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये निम्न ताप, मध्यम ताप और ये उच्च ताप। अब इसको इसमें अगर देखें तो ये वाला जो है ये कैसा है, इतना दूर का कौन सा है, निम्नतम ताप कटिबंध। इसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो 23 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। टेम्परेचर कैसा रहेगा, 23 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है निम्न ताप कटिबंध, ये वाला जोन हमारा, जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। तीसरा आता है मध्यम ताप कटिबंध, ये और आपका ध्यान देंगे तो ये दोनों सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग मध्यम में आएंगे। और उच्च ताप कटिबंध में याद रखिएगा आपका रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, कोरबा, इनका जो जोन है वो कैसा आएगा, उच्च ताप कटिबंध। मतलब यहाँ टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कितने ताप कटिबंध देखिए, 4, ठीक है। निम्नतम, निम्न, मध्यम और उच्च। निम्नतम कितना से कितना, 23 डिग्री सेल्सियस से कम है तो, ठीक है। उसके बाद निम्न कितना होगा, 23 से 25, मध्यम कितना होगा, 25 से 27, और उच्च क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है तो वो उच्च ताप कटिबंध का हिस्सा होगा। क्लियर है? अब आप लोग ये जो टाइमलाइन है इस ग्राफिक को समझिएगा। यहाँ पे आपका लग रहा है ये टाइमर, इसमें आप अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में मानसून कब आता है, थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए समझने का कब आ रहा है, डेट को तो मैं आपको बता दूं, 10 से लेके जो हमारा 15 जून का समय है, कब से कब तक, यहाँ पे अगर देखें तो 10 जून से लेकर 15 जून, इसके बीच में छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश हो जाता है, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये मानसून वापस आएगा फिर जाएगा इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ मानसून ऐसे आएगा, तो हमारा 10 जून तक, 10 से लेके 15 जून तक क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन हो जाता है। कभी कभी किसी कारणवश अगर डिले होता है तो उसको आपको इग्नोर करना है। जैसे इस साल का क्या हुआ, अल्नीनो वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन कब होता है, एग्जाम में आपको क्या लेकर चलना है, 10 से 15 जून के मध्य छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन होता है। और उसके बाद 16 जून से स्टार्ट हो जाता है कौन सा ऋतु, वर्षा ऋतु। पढ़े हैं ना, 16 जून से 15 फरवरी आपका अक्टूबर तक। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब हमारा छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में आता है, आप लोग को पता होगा, शीतोष्ण में आता है।
छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये कल की क्लास में देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव कैसा है? उपाद्र महाद्वीपीय। अब इसको आपको मैं समझा दूं। देखिए उपाद्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन आद्र, और महाद्वीपीय मतलब जो आपके महाद्वीप में जैसे जलवायु पाए जाते हैं। देखे हम लोग भारत की जलवायु देख रहे थे तो इसी में कि छत्तीसगढ़ की जलवायु भी कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है। यहाँ जो हवाएं हैं वो समुद्र से आएंगी। ठीक है, उप आद्र का मतलब क्या होता है? आद्र मतलब क्या होता है? गीला। ठीक है, उपाद्र का मतलब होगा, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु से तात्पर्य है कि यहाँ जो भी हवा आएंगी वो किस ओर से आएंगी? समुद्र से नमी लेंगी और यहाँ आकर छोड़ेंगी। तो वर्षा का वितरण जो होगा वो एक समान होगा क्या? नहीं। पूर्व छोर में अगर देखेंगे, पूर्वी जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है उसमें हम लोग देखते हैं तो वर्षा ज्यादा होगी। पश्चिम में क्या होगा? वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। दक्षिण में वर्षा क्या होगी? ज्यादा होगी। उत्तर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्लियर है? छत्तीसगढ़ की अधिकांश जो मानसूनी वर्षा है वो किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। और कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा का क्रम जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कैसा होता है? ये देखे थे। उत्तर से दक्षिण भी देखेंगे तो घटता है, सॉरी दक्षिण से उत्तर में घटता है। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1250 से 1325। टू दी पॉइंट फैक्ट है जो एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की वर्षा की प्रकृति कैसी है? मानसूनी वर्षा होती है हमारे यहाँ। तो जलवायु कैसा होगा? छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी। ठीक, छत्तीसगढ़ में वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ क्या है? मानसून है। अब इसके अलावा देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? मेन पार्ट कौन से जिले में? सरगुजा जिले में। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जांजगीर चांपा का चांपा कौन सा गर्म स्थान। ठीक है, इसके बाद सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होगी छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, नारायणपुर जिला। और सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? कवर्धा। कवर्धा में सबसे कम वर्षा होती है मैकल रेंज में। इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा जो रेंज है ये मुंगेली से यहाँ से स्टार्ट होगा। मुंगेली से जाते हुए हम लोग जाएंगे कहाँ तक? मोहला तक। ये मोहला तक पहुंचा दिए। ये रेंज क्या कहलाता है? मैकल रेंज। और मैकल रेंज में आपका स्पेशली अगर कोई जिला पूछे तो कौन सा होगा? कबीरधाम या कवर्धा। क्लियर है क्या? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।